अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरलाइन में हादसा क्यों हो रहे हैं, इदारा क्यों तबाह हुआ। साबिक चीफ इंस्पेक्टर सिविल एविएशन एयर कमोडोर रिटायर्ड अब्दुल बासित ने सारे राज खोल दिए। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि 1992 में सेक्रेटरी डिफेंस को लिख कर दिया था, सूरत हाल ठीक नहीं, अगर इसे ना रोका गया तो हादसात होंगे। ये भी कहा कि मेरी बात पर किसी ने तवज्जो ना दी और 3 माह बाद खटमंडू हादसा हो गया। अब्दुल बासित सिविल एविएशन और PIA के घपले बताते हुए आप दीदा हो गए। कहा पेल्पा वालों ने धमकियां दी, MQM वालों ने GM की बीवी को धमकी दी कि हमारा बंदा पास ना किया तो तुम्हारे खावंद को मार देंगे। साबिक चीफ इंस्पेक्टर का यह भी कहना था पायलट्स शराब नोशी करते हैं, कॉकपिट में जाकर पायलट को शराब पीते हुए पकड़ा। इस वक्त खुलकर बात करने के लिए इस पर बात नहीं की क्योंकि ब्लैकमेलिंग ना समझा जाए, लेकिन अब खामोश नहीं रहूंगा, अब भी कह रहा हूं कि कुछ करें, इदारे को बचा लें। उसमें मैं ए सेक्रेटरी था, इंचार्ज ऑफ ऑल दी प्रमोशंस, पोस्टिंग्स ऑफ द एंटायर पीरियड। तो I took release, not release, but left the Air Force as serving Air Commodore and went over to civil aviation. तो वो काम जब शुरू किया हमने तो बड़ी गलती निकली। I was threatened also कि भी हम तुम्हें देख लेंगे, तुमने क्या शुरू कर दिया चक्कर। अच्छा, क्यों? वो कौन करते थे? ये पेल्पा के बंदे थे। उस वक्त आप एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर थे साथ, वो एडिशनल जॉब थी मेरी। और चीफ इंस्पेक्टर? I was chief inspector, also looking after the licensing ऑफ द पायलट्स। और एक मेरा जो जनरल मैनेजर था, वो जो एग्जाम पेपर बनाता था, उसकी बीवी ने एक दिन मुझे कॉल किया कि जी मुझे लाइफ सेट मिले हैं, और रो रही थी बेचारे। क्यों? वो कहते तुम उठा देंगे, मार देंगे, इतने नहीं है वो लाइसेंस, अगर हमारा बंदा पास ना हुआ। मैंने कहा कि जी एज ऑफ टुडे आप उस जो बंदे कॉल आए ना कि नया बंदा आ गया, उसने टेक कर लिया, तो उसका नाम है अब्दुल बासित, उसका टेलीफोन नंबर है, उसने कहा था बात पर मैं बताना। तो करता कौन था उन्हें कॉल? अब खुल के बताएं। MQM का बंदा थे। अच्छा। They were known people। उस वक्त MQM के कंट्रोल था कराची सारे शहर में, हर बंदे को उन्होंने मारा हुआ था। You know more than me, but MQM was the blackmailing। अच्छा। और they wanted the paper out कि पेपर हमें दे दो, but I am told कि वो जो मिलके उसके सवाल जवाब करते थे साथ, पता था उनको जब रिजल्ट देना है तो रिजल्ट में गड़बड़ कर दी। इट ओनली एग्जामिनर न्यू, या जो उसने एग्जाम दिया, बाकी तो स्टाफ को नहीं पता क्या हो रहा है, तो वन टाइम डील हो रही थी। अच्छा, आपको जब पता लग गया ये हो रहा है या आपके बाद होना है जी, तो फिर इसका जो हादसे इतने हो गए और जो जैली लाइसेंस वाले बैठ के, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? बहुत अच्छा बात। खटमंडी को एक्सीडेंट हुआ था PIA का। हाँ। आपको शायद याद है, उसमें कुछ काफी फैमिलीज मारी गई थी और एवरीबॉडी डाइड। वो जो एक्सीडेंट था आई कंडक्टेड, आई वाज द चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। तो वो मैं काठमांडू गया, तो वहां से देखा उसमें जो स्टेप बने थे ना ड्राइंग के बने हुए, उसमें बंदे ने एक स्टेप गलत पढ़ दिया। तो जहां उसको पहुंचे था 8,000, उस 7,000 पे ले आया जाल को, इवेंट स्ट्रेट इनटू द माउंटेन। कितने आपने ग्राउंडेड किए थे जो सही नहीं थे? एक कैप्टन था, वो ही वाज कलर ब्लाइंड, जंबो का कैप्टन था, कैप्टन जंबो का बना हुआ था। उसका जो को पायलट था वो मेरे पास रोता आया, एक्चुअली वो वीपिंग कि सर इस टाइम मुझे मरवा देना। आज वो रनवे पे टेक ऑफ कर रहे थे, मौसम खराब था, तो कहता बेटा चलो तुम टेक ऑफ करो, तो खुदा के लिए कुछ करो। जितने पायलट्स PIA की जो है ना सिलेक्शन प्रोसीजर, कोई मेथड नहीं था। जब वो कुछ एक्सीडेंट हो जाए या कोई रिटायर हो जाए तो फिर वो सोचते थे कि जी चलो PIA के पायलट चाहिए, तो वो फिर लिस्ट निकालते थे बंदे की जम चाहिए, एग्जाम खुद लेते थे और उन्हीं को इन्वॉल्व करते थे बीच में अपने बच्चों को। तो आई वॉज गेटिंग इन्फॉर्मेशन कि ये हुआ, और उसका भी नहीं होना था बाहर। इसमें ये हुआ था कि जो PIA के बच्चों के बैठे थे ना, उसमें एयर फोर्स के जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट भी इन्वॉल्व थे। वो हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट एयर फोर्स के फेल हो गए और ये बच्चे पास हो गए। अच्छा, दिस एक्चुअली हैपेंड। तो इट मैटर वाज रेड बाय द एयर फोर्स, मुझे नहीं पता किसने किया। मुझे मैसेज आया कि आप ये इन्वेस्टिगेट करो कि कैसा प्रोसीजर क्या है। तो फिर मैंने उस पर लिखा कि जी इनके तो इंडक्शन पॉलिसी कोई नहीं है PIA की। लाइक आप स्कूल चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, PIA इज अ बिग इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान की इज्जत है उसमें।
आप उसको डिस्ट्रॉय करो तो अपने सर पे मारने की बात है। तो मैंने एक लिस्ट बना के दी, अल्लाह मुझे आई कांट पुट इन एनी वर्ड, वो कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, वी आर गोइंग टू लूज सम पीपल, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने सेक्रेटरी डिफेंस को बाय नेम एंड आई साइंड इट एंड आई सेंड इट टू डीजी। ये फ्लाइट स्टैंडर्ड चेक ना हो जो सिविलेशन करना चाहिए, तो दे विल बी वेरी मेजर एक्शन वेरी सुन। तो यूनुस साहब डीजी से ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि ये व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफ। मैं कह मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, कल लिख के दो। मैंने लिख दिया, कहते मुझे नहीं, सेक्रेटरी डिफेंस को लेटर भेजा, उसके बाद लेटर का पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद 2-3 दिन बाद काठमांडू हुआ तो मैंने याद कराया सर, वो मैं टोल्ड यू 3 दिन पहले कि ये सारे घपला है, इसका कुछ चेक्स बैलेंस होना चाहिए। तो आपने बेशक ये बता भी दिया, फिर भी हादसा हुआ, फिर आपके बाद भी हादसे हो रहे हैं, कि आप सिर्फ उनको बताते रहे जो गायब करते रहे? आप ओपन अगर बता देते तो शायद नहीं, वो ओपन बताने का फायदा कोई नहीं था। ये भी ब्लैकमेल में आता था। अब ओपन ब्लैकमेल जैसे अब कर रहे हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि ये बेइज्जती करा दी पाकिस्तान की, वो ये झगड़ा इसी बेइज्जती के चक्कर में हम इससे पहुंच गए 30 साल में कि बेइज्जती हो जाएगी। अफसोस तो होता है ना, आप तस्लीम अपनी गलती करते हैं। आई कैन क्राई इन फ्रंट ऑफ यू, कैसे क्या सुंदर दिखो, ब्लैकमेल करते। हमने ये एक्सीडेंट्स भी है, हम कितने औलादें नुकसान में गए, पेरेंट्स तबाह हो गए, लास्ट वाले देखो कितने बंदे मारे गए। और जब भी हादसा होता है आपको वो अपना हाथ और वो याद आता होगा, तकलीफ होती है, इसलिए मैंने आपसे बात की। बता और क्या बताऊं, लिखे दिए यार, somebody should respect me। मैं कह रहा हूं कि बनने वाला एक्सीडेंट हो रहा है, आई कैन सी इट हैपनिंग, यू कांट इमेजिन के। और मैंने इतनी साल सर्विस इस मुल्क का खाया, आई कांट टॉक टू एनीबॉडी। और आज इसलिए किया, पिछला हादसा जो हुआ फिर वही होता रहेगा, तो मेरी कोई पता नहीं, मैं यही चीज सोच किसी को बताऊं जैसे आप कह रहे हो, आज बता दिए, कुछ चल नहीं देता। अब यू कैन आस्क एनी पीआई पायलट, ये होता रहा मुझे फ्रेंच चीज चाहिए, सर जी गाली कोई नहीं, शाम में 8 बजे फ्लाइट आ जाएगा। दिस इज द वे दे वर टॉकिंग। तो मैं क्या करता था, व्हाट कैन आई डू। फर्नीचर आते थे जहाजों पे, क्या आते थे? फर्नीचर, घर के फर्नीचर, पोस्टिंग हुई है, सारा लूड़ा लंगड़ा पंजिया सब डालो जहाज आ जाओ। देयर इज व्हाट्स गोइंग ऑन। अल्कोहल इज वन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट। अच्छा जी, मैंने इंक्वायरी की हुई, मुंह खोल दिया, यू आर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु नोज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ। ना मेरी औलाद को पता है, ना मेरे बॉस को पता है। मैं आपने मेरा मुंह खुला दिया तो मौके सब हो जाए। आप एक कैप्टन था, उसके मैं सिविल इंस्पेक्टर था, उसका को पायलट उसके साथ, दे वर अटेंडिंग ए पार्टी इन कराची। ठीक है। वो को पायलट ने मुझे रोते हुए टेलीफोन किया कि सर वो रोक लो, वो जो कैप्टन है ना धुत किया हुआ है और शराब पी हुए, उसकी फ्लाइट जा रही है फ्लाइंग आउटसाइड। तो ATC से मैं गया, तो फिक्र न कर, तेरा नाम भी नहीं लूंगा। मैं पहुंच गया। जब मैंने उसको पूछा कि भाई किधर है, तो कह बस आने वाला होगा, शायद गाड़ी खराब होगी, सारे मिले। एक ही नहीं कहता, सीधी बात। मैं सुबह दिन चढ़ते डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन का ऑफिस गया, वहां जाके बैठ गया। मैंने कहा ये बंदा हाथ का मिसिंग है, आई वॉन्ट हिज ब्लड टू बी टेस्टेड। 8 आवर्स के बाद ये अल्कोहल विल गो आउट ऑफ हिज ब्लड। और बिना उसको किधर दफ्तर में उठाया था पीछे। लेकिन कई जगहों पे ज़ाहिर है आप हर वक्त साथ तो नहीं थे, वो पी के चला लेते होंगे। और देखें यार कितना डोंट, आप मुझे गुंजन में डाल रहे हैं। आई हैव बीन इन द कॉकपिट एंड पायलट्स ड्रिंकिंग विद फॉर द बॉटल। यार कॉकपिट के अंदर मैं खड़ा हुआ था, मेरा ये भी काम एडिशनल काम था टू गेट इनटू द कॉकपिट एंड सरप्राइज चेक करने का। मैं वहां खड़ा था और मैं बोतल निकाल पी रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्या सर ला तो सही लो। और उसे बोला मेक श्योर कि मैं कैसा नहीं हूं। मैं पिछले 30 साल से बोला नहीं,
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इसका कुछ कर सकता है इसको अभी भी रोक ले तो बेहतर है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसलर रसाई। पाकिस्तान की दरख्वास्त को भारत ने अब कबूल कर लिया है। आज किसी वक्त भी कुलभूषण से भारतीय हाई कमीशन के हुकाम मुलाकात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली खान से। ज़हीर अली खान, भारत की जानिब से लास्ट वीक भी खामोशी देखी गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान की दरख्वास्त को भारत ने कबूल कर लिया है। मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से जुलाई के अवाइल में जज्बा खैर सिगाली के तौर पर यह ऑफर की गई थी, जो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे और वो एतराफ़ भी इसका कर चुके हैं, और आलमी अदालत इंसाफ जो है उसके फैसले की रोशनी में एक बार पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई देनी थी, लेकिन जज्बा खैर सिगाली के तौर पर दोबारा पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई की दरख्वास्त भारत को पेशकश की थी। और अब आज इस वक्त जो भारत के सीनियर सफारतकार नाज़िम उल-उमूर हैं, उनकी गाड़ी इस वक्त दफ्तर खारजा में मौजूद है। पिछले 1.5 घंटे से मुलाकात जारी है और ज़राए का ये कहना है कि भारत की जानिब से जो पाकिस्तान ने पेशकश की है कुलभूषण यादव को दोबारा कौंसलर रसाई की, उस पेशकश को कबूल कर लिया गया है और इस वक्त काफ़ी देर से मुलाकात जारी है। और भारत की जो सीनियर सफारतकार हैं उसके साथ जो सफारती अमला है वो भी इस वक्त दफ्तर खारजा में मौजूद है। और आज या किसी भी वक्त भारतीय जो जासूस हैं कुलभूषण यादव, उसको दूसरी कौंसलर रसाई दी जा सकती है। और इस वक्त मुलाकात जारी है और मुलाकात के बाद ये बात सामने आएगी कि किस वक्त तक कौंसलर रसाई होगी। ताहम अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि भारत की जानिब से जिस पे सरमारी दिखाई गई थी, अब उस पेशकश को कबूल करके भारतीय सीनियर सफारतकार और उनका अमला इस वक्त दफ्तर खारजा में मौजूद है। जी ठीक है, हम ये पेश रफ्ते हमारे साथ रहिएगा ज़हीर, इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, कितनी बड़ी कितनी अहम ये डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जज्बा खैर सगाली के तौर पर ये कर रहा है, क्या मैसेज पाकिस्तान की जानिब से आज जा रहा है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि कौंसलर रसाई सिर्फ एक दफ़ा होती है और कौंसलर रसाई मुहैया की जा चुकी थी कुलभूषण यादव को, और ये कौंसलर रसाई जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने पे दी गई थी। इससे पहले पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि चूंकि जासूसी और दहशतगर्दी में मुलव्वस है कुलभूषण, लिहाजा उसको रसाई नहीं दी जा सकती। अब जब पाकिस्तान ने एक मरतबा उनको रसाई दे दी तो उसके बाद दूसरी मरतबा के लिए पाकिस्तान पाबंद नहीं था, लेकिन चूंकि ICJ का जो फैसला है उसमें यह लिखा हुआ था कि कुलभूषण के खिलाफ अगली मजीद जो भी कार्रवाई कानूनी होनी है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हो। इसके लिए पाकिस्तान ने एक खसूसी ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उसके इजरा से 60 दिन के अंदर कुलभूषण यादव जो है वो अपील दायर कर सकता है अपनी जो सजा है उसके खिलाफ। तो कुलभूषण यादव ने तो खुद इससे इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन को भी पेशकश की थी कि वो चाहे तो इससे फायदा उठा सकता है और अपील दायर कर सकता है। आज की ये जो मुलाकात है जो कुलभूषण यादव से होगी उसके हाई कमीशन के लोगों से, उसमें इसके बारे में पेशरफ्त होने का इम्कान है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जानिब से अपील दायर हो जाएगी। इससे पहले कुलभूषण जो है वो कह चुके हैं कि उन्होंने रैम की अपील की हुई है और खाली वो रैम की अपील तक रहना चाहते हैं, लेकिन अब ये आगे लीगल प्रोसीडिंग चलेगी। और ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि हमने ये खैर सगाली के जज्बे के तहत इसलिए दिया है ताकि ये प्रोसीडिंग आगे चल सके, और प्रोसीडिंग इसी सूरत में चल सकती है कि अगर उस तरफ से कोई अपील दायर हो। ठीक है, बिल्कुल, जज्बा खैर सगाली के तहत ये फैसिलिटेशन उनको इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि प्रोसीडिंग आगे बढ़ सके। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लास्ट वीक तक बहुत खामोशी इख्तियार की जा रही थी, अब पाकिस्तान की दरख्वास्त को भारत ने कबूल कर लिया है, कैसे देख रहे हैं आप, आगे क्या होने जा रहा है इस केस में? देखें, ये इसलिए कबूल किया है कि लास्ट डेट जो है 19 जुलाई है। अगर 19 जुलाई तक ये कौंसलर रसाई नहीं लेते हैं और अगर अपील हाई कोर्ट में नहीं दायर करते हैं तो ये चांस, ये जो ऑर्डिनेंस था ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो फैसिलिटी थी ख़त्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान ने हर दफ़ा हर मौके पे हर स्टेप लिया है अमन की तरफ ताकि कोई हम झगड़ा न करें और इंसाफ के तकाजे पूरे। पाकिस्तान ने अभी भी ये जश्न दिखाया है, लेकिन अब इस वक्त बॉल जो है वो इनके इंडिया के कोर्ट में है। कौंसलर रसाई के बाद अगर ये फैसला करते हैं कि हमने यहाँ पर अपील करनी है तो उस अपील के लिए इनको पाकिस्तान का ही वकील लेना पड़ेगा। पाकिस्तान का वकील ही हमारे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो इनको डिफेंड करेगा इसके केस को, और प्रोसिक्यूशन हमारी अपनी होगी जिसके ऊपर ये केस चलाया जाएगा।
यही हमारे स्टेट का कानून है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो वो इसकी मर्जी है। पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर लिया है, जिस तरीके से इनके एटीट्यूड हैं, जो ये बलूचिस्तान में हालात कर रहे हैं, जो ये फिफ्थ जनरेशन में कभी स्टॉक एक्सचेंज में हमले करा रहे हैं, कभी चाइनीज एम्बेसी पे कराते हैं, कभी ये कहीं और भी स्लीपर पर चकड़े गए, जिसमें पकड़ा गया क्योंकि लंदन का आदमी की जीवों में इंडिया से ट्रेनिंग लेकर आए और मुझे तो ट्रेन किया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम ये लास्ट को चांस दे रहे हैं। और अगर ये नहीं 19 जुलाई तक करते तो पाकिस्तान को तमाम चीज़ें छोड़ के कानून के मुताबिक प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो इसकी जो अपील है उसको रद्द करें, ताकि इंडिया को पता चले कि पाकिस्तान में टेररिज्म की सजा क्या होती है। बिल्कुल खालिद साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी बता रहे हैं कि स्टेट के कानून के तहत अब ये मामला आगे बढ़ेगा, पाकिस्तानी प्रोसिक्यूशन होगी, आप क्या समझते हैं कितनी जल्दी अब कानूनी राह इस मामले पर आगे बढ़ेगी? पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी ये थी कि इस्लामिक कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें वो अपनी इस बात को बनवाने में कामयाब रहा कि कुलभूषण के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो पाकिस्तान के कानून के तहत होगी। भारत का तो ये तकाजा था कि उसको रिहा करके भारत के हवाले कर दिया जाए, लेकिन उस बात को नहीं माना गया, सिर्फ कौंसल रसाई की हद तक उसकी बात मानी गई। अब पाकिस्तान ने ये इसलिए किया है कि ताकि भारत के हाथ में ये बहाना न रहे दोबारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का कि जनाब हम क्या करते, कानूनी कोई नहीं था कि जिसके तहत हम आगे प्रोसीड करते और जो सजा उसको हुई हुई है उसके खिलाफ कई अपील दायर करते। पाकिस्तान ने बड़ा वाइज डिसीजन दिया है। 20 मई को उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें 60 दिन की उसके पास मदद थी, उसको कन्वे किया गया। उसने तो रैम की अपील के ऊपर इंसार करने की बात की, लेकिन भारत का जो हाई कमीशन है उसने खासी सरगोरी का इसमें जो है वो रवैया अख्तियार किया हुआ था। लेकिन अब चूंकि उसकी डेट करीब आ रही है, 19 जुलाई तक हर हाल में ये पिटीशन फाइल करना जरूरी है, जिसको अपील कहते हैं। तो ये आज अगर कोई इस मामले में डिसीजन हो जाता है और उससे कोई पावर हटानी वगैरह दे दिया जाता है कुलभूषण से, तो फिर हमें तवक्को रखनी चाहिए कि एक आध दिन में हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बिल्कुल खालिद साहब, हमने देखा भी कि जो भारत है, पाकिस्तान ने इस मामले पर पाकिस्तानी परसेप्शन पर सवाल उठाता रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आज पेशकश पाकिस्तान की जानिब से कर दी गई है तो यकीनी तौर पर भारतीय मौक़िफ़ इसको बड़ा धचका लगेगा। बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और खालिद अजीम साहब, इस मामले पर आप अपना तजिया पेश कर रहे थे। इस्लामाबाद से आपको खबर दें, जहां सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स मुलाजमीन की तरक्कियों से मुतालिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये हैं कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अदालत ने वफाकी हुकूमत से स्टील मिल से मुतालिक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन ने क्या रिमार्क्स दीगर सामने आए इस मुतालिक? हाँ देखिए जमीर, आज काफी बरमी का इजहार किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से स्टील मिल इंतजामिया पर, और कहा कि ये मुलाजमीन के हवाले से स्टील मिल के मुतालिक जो मनसूबा बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ तबाही है, और अगर स्टील मिल इंतजामिया ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो वो इनके गले पड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो तमाम मुलाजमीन को निकालने का मनसूबा बनाया गया है तो तमाम मुलाजमीन को तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के मुताबिक निकाला भी नहीं जा सकता अगर इदारा बंद कर रहे हैं तब भी। साथ ही साथ जब अदालत को बताया गया कि 95% मुलाजमीन को सिर्फ निकाला जाएगा, 5% बरकरार रहेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन है जब भर्तियां करें तो आपको इन्हीं लोगों में से दोबारा भर्ती करना पड़े, और जब इन लोगों को बगैर किसी लीगल प्रोसीजर को फॉलो किए हुए निकालेंगे तो 5000 से ज्यादा मुकदमात शायद मुमकिन तौर पर स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ मजीद बन जाएंगे। साथ ही साथ अदालत ने कहा कि अदालत को बताया गया कि स्टील मिल को आगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के का मनसूबा बनाया गया है। तो तमाम अदालत ने, क्योंकि एक वकील के जजमेंट की दरखास्त थी, तो अदालत ने वफाकी हुकूमत से मजीद जो जामी रिपोर्ट है वो तलब करते हुए समाअत को एक माह के लिए मुलतवी कर दिया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। वफाकी हुकूमत के लिए एक और चैलेंज। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल पर चले गए। खबरदार कर दिया कि फर्नेस ऑयल की सप्लाई मुतासिर होने से कराची अंधेरे में डूब सकता है। इस हवाले से देखिए अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमत के लिए एक और इम्तिहान। टोल टैक्स ख़त्म करने, किरायों में इजाफे समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने सप्लाई रोक दी। एसोसिएशन के सदर आबिद अब्दुल्ला का कहना है कि हवाई जहाज़ों, पेट्रोल पंप समेत किसी भी शोबे को तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी। के इलेक्ट्रिक को भी फर्नेस ऑयल की सप्लाई मुतासिर होगी। 4 महीने भी ये मसला हल नहीं हुआ। जब तक मसला नहीं होगा ये एहतजाज जारी होगा। फर्नेस का गाड़ी लोड नहीं हो जाएंगे, पूरब कराची में बिजली बंद हो जाएंगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, शहरी परेशान हो जाएंगे।
पेट्रोल भी नहीं पहुंच जाएंगे, शहरी परेशान हो जाएंगे। ये तो इन लोगों की वजह से, जिसके साथ हम लोग का मीटिंग हो चुका, हम लोग का मसला हल नहीं हुआ ना, ये तो इन लोगों की वजह से है ना। फर्नेस की सप्लाई रुक जाएगी तो उसकी वजह से लामला, पहले भी उनको प्रॉब्लम है लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। बाकी लोकल सप्लाईज अभी जैसे जैसे पंप्स के ऊपर ड्राई होना शुरू होगा, सबसे ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट लोकल सिटीज़ में आना शुरू हो जाएगा। कराची में आपको शाम तक या कल सुबह तक इसका इफेक्ट नज़र आ जाएगा। फ्यूल की किल्लत से बचने के लिए PSO और दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपनी मदद आप के तहत सप्लाई जारी रखी हुई है, लेकिन मुल्क भर में तलब पूरी करने के लिए ये नाकाफ़ी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ अशरफ खान, समा, कराची। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल बुरहान पर पेश की जाने वाली हुकूमती रिपोर्ट को चीफ जस्टिस सख्त रिमार्क्स। कहा, काबीना के फैसले में कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर नहीं होता। मीटिंग मिनट से लगता है कि गैर मुंतखब मामले खुसूसी ही सब कुछ चला रहा है। ये भी कहा कि वो ही इस बहरान के जिम्मेदार भी हैं। केस की समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं शाहिद हुसैन की इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की किल्लत और कीमत में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों की समाअत लाहौर हाई कोर्ट में हुई। चेयरपर्सन ओगरा और अटॉर्नी जनरल ने 9 जून के काबीना के इजलास की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि काबीना के मीटिंग मिनट्स बताते हैं कि गैर मुंतखब मुआवन खुसूसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुंतखब लोगों के हुकूमत चलाने पर अवामी शोर बज़ाहिर दुरुस्त लगता है, वोट लेने वालों को फिर भी लोगों की फिक्र होती है। मुआवन खुसूसी काबीना का रुख मोड़ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कबल अज़ वक्त कीमतें बढ़ाने के लिए ओगरा से ज़बानी मशावरत की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मुल्क के साथ क्या मजाक चल रहा है। कीमत पहले बढ़ाने के लिए ठोस वजह होनी चाहिए। दूसरी जानिब चेयरपर्सन ओगरा ने ज़बानी मशावरत की भी तरदीद कर दी। 26 तारीख को वाकई आपसे कोई कंसर्न ली गई थी, जैसे ऑरल का? नहीं, यानी कोई कंसर्न नहीं ली। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत तहकीकाती कमीशन बनाकर 6 से 8 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी। अदालत ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर केस का फैसला करेंगे। केस की मजीद समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवीद कमर ने हुकूमत को हालिया पेट्रोलियम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत हर शोबे में नाअहली का मुजाहरा कर रही है। आलमी मंडी में जब पेट्रोल सस्ता था तो दरामद रोक दी गई। गलत हुकूमती पॉलिसीज की सजा अवाम भुगत रहे हैं। The fact remains that of course it is of a recent occurrence, क्योंकि ये प्राइसेस हालिया ही पहले आपने प्राइसेस घटाई और एक शॉर्टेज क्रिएट हुई, और उसके बाद आपने जब प्राइसेस बढ़ाई तो वो शॉर्टेज यकायक ओवरनाइट ख़त्म हो गई। जनाब वाला, दिस शोज नथिंग मोर देन मिसमैनेजमेंट विद इन द गवर्नमेंट। इट शोज कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से जब डायरेक्शन जाता है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो कर्टेल हों राइट एट द टाइम जब आपकी इंपोर्ट्स की प्राइसेस जो थी वो दुनिया में रॉक बॉटम पे थी। दूध की कीमतों में 15 रुपए मुमकिन इजाफे और कमिश्नर कराची की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ रिटेलर्स सिंध हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत में कमिश्नर और ऑल कराची फार्मर्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि कमिश्नर दुकानों को सील करते हैं जबकि महंगा दूध बाड़ों से फराहम किया जाता है। कमिश्नर को बाड़ों पर छापे मारने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि बाड़े वाले 106 से 107 रुपये फ़ी किलो दूध देते हैं, जिससे सिर्फ 3 रुपये रख कर रिटेल्स 110 रुपये का फ़रोख्त करते हैं। अगर बाड़े वाले रिटेलर्स को 120 का दूध देंगे तो मार्केट में मजबूरन 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। कराची साहब और रिटेलर के जो है ना लोग हैं उनके खिलाफ नाजायज़ जुर्माने और उनकी दुकानें सील हो रही हैं, सरासर नाइंसाफ़ी है। वो 3 रुपये पे काम करें। अगर कमिश्नर कराची ने इस को रोकना है, ये जो नाजायज़ भाव चल रहा है, तो ये जो है ना फार्मर को और मिडल मैन की गाड़ियों को पकड़ें और रेट को कंट्रोल करें। ये सब मिल के जो है ना सर करोड़ों रुपए का टीका लगा रहे हैं रोजाना आवाम को। और सिंध हाई कोर्ट में कमिश्नर कराची से सहाफ़ी ने जब दूध की कीमत से मुतालिक सवाल किया तो इफ्तिखार शलवानी जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। उसकी कीमत जो है ना ऑफिशियल सर 94 है, तो वो असल में बार बार दरखास्तें दायर कर रहे हैं। नहीं, कमिश्नर साहब का मौक़िफ़ लेना था इस बात पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत काबीना की एनर्जी कमेटी का इजलास जारी है। इलेक्ट्रिक के मामले पर तफसीली गौर किया जाएगा। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, क्या इतलात सामने आ रही है इस मुतालिक? देखें, ये वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत काबीना एनर्जी कमेटी का इजलास है। काबीना मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया था कि एक इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए, जिसमें कि इलेक्ट्रिक के जो टैरिफ में इजाफा का ECC का फैसला है उस पर भी अदमी फैसले का इम्कान है। आज के इजलास में
और कराची में जो स्पेशली लोड शेडिंग के मामलात हैं, जो MQN के तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोड शेडिंग के हवाले से, और दीगर PTI के अपने MNAs के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस हवाले से भी लोड शेडिंग के मामलात को देखने के लिए भी आज इस इजलास में तफसीली तौर पर बातचीत होगी। और वज़ीर आज़म को के इलेक्ट्रिक और लोड शेडिंग से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर इस वक्त ब्रीफिंग भी दी जा रही है। गैस सारिफीन से 73 अरब रुपये की वसूली का मामला भी आज के इजलास में ज़ेर बहस आने का इम्कान है। ताहम सबसे अहम बात इस इजलास में के इलेक्ट्रिक के मामले की अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। ट्वीट में लिखा, कराची और बिलखुसूस अपने हल्के के लोगों का तड़पना सिसकना नहीं देखा जाता। लोगों को बिजली फराहम कराने में नाकामी का एतराफ़ भी किया। समा से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि असद उमर और इमरान इस्माइल के बयान के बाद लोड शेडिंग और बढ़ गई है। प्राइवेटाइजेशन के खात्मे को मसले का हल करार दिया। PTI रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। ट्वीट में लिखा, कराची वालों का तड़पना सिसकना नहीं देखा जाता। वजीर आजम से वक्त मांगा है, मुलाकात में इस्तीफा पेश कर दूंगा। आमिर लियाकत हुसैन शहर का बेटा है, 2.25 साल से खामोश बैठा हूँ। कराची के इस वक्त MNAs MPs हम कहाँ पर अपना दर्द लेकर जाए। शहर के लोगों को बिजली फराहम करने में नाकामी का एतराफ भी किया। मेरा हल्का बहुत बड़ा हल्का है कराची का, NA 245 मुहाजिर जो बड़ी कसी तादाद में उधर है, 4,64,000 वोटर्स हैं। लोग बहुत परेशान है, 2-2, 3-3 दिन बिजली नहीं देते। कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर असद उमर साहब और जनाब इमरान इस्माइल साहब ने फरमाया था कि हम टेक ओवर कर लेंगे अगर आज के बाद से लोड शेडिंग हुई। उसके बाद से तो और हो रही है लोड शेडिंग। समा से गुफ्तगू में आमिर लियाकत ने कहा, 2 साल इंतजार किया, अब हुज्जत तमाम हो गई है। जब वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो इसमें तो पार्टी एक तरफा तौर पर मुआहदे को मनसूख कर सकती है और इसको कौमियाए गए इदारों की तरह इसको दोबारा नेशनलाइज किया जा सकता है और इसको दोबारा कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में तब्दील किया जा सकता है। जब तक आप इसको KSC दोबारा नहीं बनाएंगे और इसको प्राइवेटाइजेशन भी खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये लोड शेडिंग होती रहेगी। आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मसला हल करने के लिए सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना होगा। मिलजुल कर ही काम कर सकते हैं, इसके सिवा काम नहीं हो सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान बरकरार है। गुलिस्तान जौहर में भी पानी नायाब होता जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। हफ्ते हमें पानी डलवाना पड़ता है टैंकर, लाइनों में एक कतरा पानी नहीं आता। कराची वालों की सितम ज़रीफी के वाटर बोर्ड की लाइनें सूखी पड़ी हैं, मगर हाइड्रेंट्स लबालब भरे पड़े हैं। गुलिस्तान जौहर के रिहायशी इलाकों में भी नलकों से हवा आई तो इलाके के हाइड्रेंट पर रौनक लग गई। शहरी कहते हैं, हर माह 5 से 6 टैंकर डलवाना बहुत भारी पड़ता है। एक टैंकर जो है हमें वो 5,000 रुपये का पड़ता है एक हफ्ते बाद, यानी हर 7वें दिन डलवाना पड़ता है। तो महंगाई उतनी हो गई है, उसके साथ फिर एक्स्ट्रा पानी के लिए पैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अफोर्ड तो नहीं कर सकते कि हम टैंकर लें, बोरिंग पे भी खर्चा कराएं 1.5 लाख रुपए, फिर टैंकर पे बोरिंग का जो फ्यूज में इस्तेमाल करते हैं, बाकी नहाने धोने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। इलाके के लोगों ने मुंतखब नुमाइंदे अली जैदी और बिलाल गफ्फार से मुतालबा किया है कि अब तो अपना इंतखाबी वादा पूरा कर दें। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन का एक और मुबैना केस सामने ले आई। रुकने असम्बली खुर्रम शेर जमान ने दावा किया है कि सूबे भर में 90% RO प्लांट्स बंद पड़े हैं और आवाम प्यासे हैं। आसिफ जरदारी ने सिर्फ पार्क ओसिस को ठेका देकर उमर जिलानी को मुल्क का अमीर तरीन शख्स बना दिया। PTI आइंदा हफ्ते नैब ऑफिस के सामने एहतजाज करके केस चलाने का मुतालबा करेगी। मजीद क्या कहना था खुर्रम शेर जमान का, आइए सुनते हैं। 33 अरब रुपए सुबह सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली करप्शन है, ये लूटमार है। इन RO प्लांट्स के बंद होने की वजह से आज सुबह सिंध के अंदर लाखों के तादाद के अंदर लोग प्यासे बैठे हुए हैं। मिट्टी, छाछड़ो, कोलाई, डिप्लो, नगर पार्कट, इस्लाम कोट, कांटियो, ये उमर, बदीन, ठट्टा के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पे जितने RO प्लांट लगे हैं, इसमें से 90% RO प्लांट जो हैं वो इसके सारे बंद पड़े में हैं। और इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द रीजन कि आज ये सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। उमर जिलानी साहब वो हैं जो जरदारी साहब के लाडले हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पाक ओएसिस। जरदारी साहब ने बोला कि काम करेगा तो खाली पाक ओएसिस करेगा। अगले हफ्ते पीर या मंगल के दिन नैब के दफ्तर जाएंगे। सुबह सिंध के अंदर जितने भी RO प्लांट्स आज बंद पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो करप्शन हुई है, उस पर जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, केस को फौरी तौर पर खोला जाए।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को एक बार फिर ललकार दिया। ट्वीट किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 दिन हो गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने एक बार फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मालम जप्पा करप्शन, BRT मंसूबे, सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स, फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन, अब्राज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक की करप्शन का जवाब मांग लिया। साथ ही PIA, आटा, चीनी और पेट्रोल में होने वाली बेजाब्तगियों पर भी एक बार फिर सवाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता दौर में मुफ्त किताबों की तकसीम के दौरान अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2016 तक मुफ्त किताबों की तकसीम के दौरान 1 अरब 3 करोड़ से जायद के घपले हुए। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सरकारी स्कूलों के लिए मुकर्रर से कई गुना ज्यादा किताबों की छपाई की, जबकि किताबें सरकारी स्कूलों के बजाय आम मार्केट में फरोख्त की गई। आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि नैब हुकाम ने तस्लीम किया कि उनसे तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि गुज़िश्ता पेशी पर शहबाज शरीफ ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। इस हवाले से शाहिद हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे तो कारकुनों की बड़ी तादाद ने इन्हें घेर लिया। इस मौका पर समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा गया। कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान धक्कम पेल भी होती रही। दौरान समाज शहबाज शरीफ का कहना था कि इनकी बीमारी को सियासी रंग दिया गया, लेकिन वो अदालती एहतराम में पेश हुए हैं। आखिरी पेशी में नैब हुकाम ने इनसे तफ्तीश मुकम्मल होने का कहा, लेकिन नैब वाले अदालत में कुछ और बाद में कुछ कहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि गुज़श्ता पेशी पर शहबाज शरीफ ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए थे। शहबाज शरीफ के वकला की मसरूफियत के बायस अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीह कर दी गई। कोरोना गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों में तेजी। यौमिया हलाकतें 50 से भी कम की सतह पर आ गईं। मुल्क में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 2.5 लाख से जायद, जबकि वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद तेजी से 2 लाख की तरफ बढ़ रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा मुस्तरद भी कर दिया। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी के खिलाफ कौमी जंग जीतने का सफर तेजी से जारी। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुखालिफिन को सरबराह NCOC असद उमर का जोरदार ट्विटर पैगाम रसीद। कहा, मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 24,000 से जायद नए टेस्ट हुए। सूरत हाल जून वाली होती तो आज 5,500 केसेस मुस्बत निकलते, लेकिन रिपोर्ट हुए सिर्फ 2,145। नाक़दीन को तनासुब का हिसाब किताब भी समझा दिया। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजमूई केसेस 2,58,000 के करीब। सेहत याबी की शरह में भी मुसलसल तेजी। तादाद 1,79,000 के करीब पहुँच गई। एक्टिव केसेस 74,000 से भी कम रह गए। अस्पतालों में 3,321 मरीज जेरे इलाज, 330 वेंटिलेटर्स पर हैं। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,09,000, पंजाब में 88,000, KP में 31,000 से जायद, इस्लामाबाद में लगभग 14,500 और बलोचिस्तान में 11,300 से जायद है। आजाद कश्मीर में 1,771 और गिलगित बल्तिस्तान में 1750 अफराद कोरोना ज़दा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में वायरस से 40 अफराद जाबहक। हलाकतों की मजमूई तादाद 5,426 हो गई है। अगले 5 माह में पाकिस्तान में पोलियो मुहिम शुरू ना हुई तो पोलियो के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट होंगे। आलमी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर से देखिए दानियाल उमर की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके पोलियो का नया गढ़ बन रहे हैं। सिंध और पंजाब के महफूज इलाके भी अब महफूज नहीं रहे। कराची और कोयटा में पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन बिला तातुल जारी है। पोलियो पर आलमी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम पर शदीद तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए। आलमी इदारे की जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान को पोलियो के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने की तजवीज़ दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से इंसदादे पोलियो सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि पोलियो प्रोग्राम को यूनियन काउंसिल और जिला की सतह तक ले जाने की अशद जरूरत है। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के लिए भी कोरोना जैसे इक़दाम उठाए। दानियाल उमर, समा, लाहौर। महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए अच्छी खबर सुना दी। डायरेक्टर मेडसिन सरदार सरफराज कहते हैं जुम्मे को कराची में गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। तेज हवाएं चलेंगी, आंधी भी आएगी और बादल जमकर बरसेंगे। कराची वालों हो जाओ तैयार, बादल आ रहे हैं बरसने फिर एक बार। महकमा मौसमियात ने खबर सुना दी। उम्मीद है कि आज रात के
या अर्ली सुबह कल कराची में भी इसका असर आएगा और कल फिर इम्कान है कि कराची में अच्छी बारिश हो जाएगी। आंधी वांधी चलने का भी इम्कान है उससे पहले और थंडरस्टॉर्म के साथ, गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होगी कल कराची में, जो कि आज रात गए से शुरू हो सकती है और कल दिन है वक्फे से कल दिन में होती रहेगी। डायरेक्टर मेडसिन सरदार सरफराज ने बारिश के बाद मौसम में तब्दीली का भी इशारा दिया। जब बारिश का सिलसिला होगा कल इंशाल्लाह तो उसके बाद ह्यूमिडिटी बतदरीज कम हो जाएगी और 19 तारीख के बाद मैं कह रहा हूँ कि फिर मौसम जो है वो कराची का जो नॉर्मल वेदर होता है, सी ब्रीज वाले क्लाउड जो होते हैं, हल्के बादल, तैरते हुए बादल, वो आते रहेंगे और उसके नतीजे में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला आगे चंद दिन चलता रहेगा, रात में और खास कर सुबह में बिलखुसूस। सरदार सरफराज कहते हैं ब्रिज स्पेल रन ऑफ कच्छ और बुहरा अरब के ऊपर लोअर प्रेशर के साथ मौजूद है। मॉनसून हवाएं जनूब मशरकी सिंध में दाखिल हो चुकी हैं और गुज़िश्ता रात थर पार कर मिट्टी में अच्छी बारिश भी हुई है। महकमा मौसमियात ने कराची में एक बार फिर बारिश की पेशगोई कर दी है। आज रात और कल दिन में बादल बरस सकते हैं। ऐसे में बरसाती नालों की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त गुजर नाले पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कल से तेज बारिश की पेशगोई कर दी है और इसी तनाजुर में हमने देखा है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो बरसाती नाले हैं, नदियां हैं, उनकी सफाई का काम एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला बस्ती में, गुजर नाले में, उस मकाम पे जो गुलबर्ग के करीब वाक़ है। कैमरामैन मरगूब हुसैन आपको दिखाएंगे कि एक हैवी मशीनरी लगी हुई है, डंपर में जो गीला कचरा है उसको निकाल के डाला जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ गुजर नाले की, तो गुजर नाले का ये हिस्सा जो है वो इतना किसी हद तक तो साफ हुआ है कचरे से, लेकिन गुजर नाले का जो पिछला हिस्सा है पूरे गुलबर्ग, केबीआर और न्यू कराची तक, वो कचरे से भरा हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नॉर्थ नाजाबाद की तरफ जाने वाला और गुलबर्ग के दरमियान से गुजरने वाला, तो वो जो नाले का हिस्सा है उस पर दोबारा इंक्रोचमेंट है, बाड़े बने हुए हैं, लोगों ने अपने कमरे बना लिए हैं, पार्किंग की जगह बना ली है। 4 साल पहले जब ये गुजर नाले को साफ किया गया था तो ये तय किया गया था कि यहाँ पर हिफाजती पुश्ता बनेगा, यहाँ पर सड़क बनेगी ताकि कचरा उठाने में आसानी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब शहर के सिर्फ चंद मकामात पर हमने देखा है कि ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं। अगर ऐसे में तेज बारिश होती है तो यकीनन ये जो बरसाती नाले हैं इनका पानी बहुत तेजी के साथ दोनों अतराफ में घरों में दाखिल होगा और ये पिछले साल की कहानी इस साल भी दोहराई जा सकती है। लेकिन शहरियों का सवाल यही है कि ये नाले की सफाई का काम पूरे साल होना चाहिए। बिल्कुल मानसून सीजन सर पे आने के बाद ही इंतजामिया को इसका ख्याल क्यों आता है? अपडेट्स के शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट करे थे। लाहौर में मॉनसून के स्पेल ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। सड़कों पर खड़ा होने वाले पानी से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सूरत हाल क्या है जान लेते हैं समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, हमने देखा कि जल थल एक हुआ, कितनी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त लाहौर वालों को? जी, आज जो बारिश हुई है 35 मिलीमीटर, उससे जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई है, लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ पे 35 मिलीमीटर जो बारिश हुई है वो माल रोड है, लक्ष्मी चौक है, गुलबर्ग का इलाका है, फैसल टाउन है, गार्डन टाउन है। तो इन इलाकों में जो 35 मिनट बारिश हुई है इसकी वजह से पानी खड़ा हो गया। पानी खड़ा होने की वजह से जो है ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो मुतासिर हो रही है और लोग जो है वो मुश्किल से एक से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। लेकिन वासा हुकाम हमें कई की जगह पर जो है पानी निकालते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मेन शाहराह हैं वहीं पर ही वासा के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे लिबर्टी चौक है, यहाँ पर वासा के लोग मौजूद जरूर है, लेकिन काफी देर गुजर चुकी है बारिश हुए, लेकिन अभी तक यहाँ से भी पानी नहीं निकाला गया। और इस तरह जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे पानी जो है वहाँ पे खड़ा है, लोगों के घरों में भी दाखिल हो रहा है पानी, लेकिन वहाँ पे वासा हुकाम के जो वासा के लोग हैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर जहाँ पहुँचे हुए यहाँ पर भी अभी तक पानी नहीं निकल पाया और यहाँ पर भी लिबर्टी चौक में भी लोगों को जो है वो कजाफी की तरफ रास्ता जाने की तरफ जो रास्ता है वहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, 35 मिलीमीटर की यह बारिश है और इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़ा कर गई। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आरिफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बच्चे बड़े मौसम की तब्दीली से खुश हो गए। थर की प्यासी जमीन सैराब हुई तो बच्चे भी खुले आसमान तले बारिश का लुत्फ उठाने लगे। दूसरी तरफ थरवासी होशियार रहें कि ये कश्ती नहीं मोटरसाइकिल है, किसी वक्त भी बंद हो सकती है। शकरगढ़ में आसमान से बरसती बूंदों ने बच्चों को खुशी से निहाल कर दिया। झंग शहर और गिरदनवा में बारिश के बाद हरियाली आंखों को भली लग रही है। नारोवाल में होने वाली बूंदोबारा ने मामूलाती जिंदगी पर कोई असर नहीं डाला।
साहिवाल में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मूसलाधार बारिश से मौसम की रुत ही बदल गई। चीचा वतनी शहर और मुजाफात में गरज चमक के साथ अब्र रहमत, मौसम खुशगवार हो गया। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।